हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी हुई कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरीज सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी पहली घटना की ओर। उन दिनों अखबारों, न्यूज़ चैनलों की सुर्खियों में केवल एक ही खबर थी, सुंदरगढ़ का किला, और आए दिन वहाँ हो रही रहस्यमय भयानक मौतें। सबके पास अपनी एक डरावनी कहानी थी, पर सच किसी के पास नहीं था। ना ही सच को तलाशने की हिम्मत कोई जुटा पा रहा था। मौतों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सेवानिवृत्त पुरातत्व शास्त्री प्रोफेसर मुखर्जी को ये बात बहुत सता रही थी। आखिर वहाँ ऐसा क्या था? क्यों जाते हैं वहाँ पर लोग? कौन मारता है उन्हें? पुरातत्व विभाग में होने के नाते उन्होंने पुराने किलों और खंडहरों से जुड़ी ऐसी हजारों कहानियां सुनी थी, और कई बार उनकी खोज पड़ताल में पाया गया था कि ये सब तो बस अफवाह थी या फिर किसी शातिर अपराधी द्वारा बिछाया गया जाल, जहां पर लोगों को फंसाकर भूत प्रेतों के नाम पर अपना उल्लू सीधा करा जाता था। किले से जुड़ी कहानियां और अफवाहों को सुनकर उन्हें यकीन हो गया था कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, और उन्होंने तय करा कि मैं इसकी तह तक जाऊंगा। अगले दिन उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को इस बारे में बताया और सुंदरगढ़ चलने की बात करी, पर बूढ़े हो चले उनके दोस्तों ने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया। उनके खास दोस्त प्रोफेसर त्यागी ने कहा, मुखर्जी, मेरे पास शोध के लिए 2 लड़के आए हुए हैं। वे भी वहां जाने के लिए कह रहे हैं और बहुत ज़्यादा उत्सुक है उस जगह के बारे में जानने में। जब उन्होंने मुझसे बात की थी तो मैंने उन्हें चुप करा कर बैठा दिया, पर अगर अब तुम चाहो तो मैं उन्हें तुम्हारे साथ भेज सकता हूँ। ठीक है त्यागी, कल उन्हें मेरे पास भेजो, मैं देखता हूँ वो मेरे काम लायक हैं या फिर नहीं। आजकल के लड़कों पर मैं यकीन ज़रा कम करता हूँ, क्योंकि ये लोग मशहूर होने के लिए आए दिन अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं। सक्सेस का शॉर्टकट ढूंढते हैं, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वैसे भी ये काम कोई आसान नहीं है। इसके लिए दिलेर, साहसी और धीरज वाले लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे वहाँ भूत प्रेत ना हो, पर क्रिमिनल्स का होना वहाँ तय है। त्यागी ने हंसते हुए कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले। अच्छा कोई बात नहीं, कल 10 बजे मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगा, इंटरव्यू ले लेना। बाय कहकर फिर वो निकल गया। दोस्तों के जाने के बाद प्रोफेसर मुखर्जी अपने कंप्यूटर पर सुंदरगढ़ के किले की जानकारियाँ इकट्ठी करने में लगे, और इसी दौरान उन्हें पता चला कि सरकार ने वहाँ किसी भी आदमी के आने जाने पर, पर्यटन पर, शोध पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रोफेसर ने सोचा, निसंदेह पिछले दिनों हुई मौतों की वारदातों की वजह से ही सरकार ने एक कदम उठाया होगा, पर मैं विभाग से परमिशन ले लूँगा। दूसरे दिन तय समय पर प्रोफेसर त्यागी द्वारा भेजे गए 2 नवयुवक मुखर्जी के पास आए। प्रोफेसर अपने बगीचे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। नौकर ने दोनों लोगों को बगीचे में ही भेज दिया। प्रोफेसर ने उन्हें बैठने के लिए कहा। दोनों लड़के थैंक यू बोलते हुए बैठ गए। प्रोफेसर ने अखबार रखते हुए उनका नाम पूछा। सर, मेरा नाम राहुल है और ये मेरा दोस्त विमल है। हम दोनों प्रोफेसर त्यागी के पास अपना शोध कर रहे थे। ओके, मुझे त्यागी ने सब बता दिया था। मैं ज़रा यूं ही आप लोगों से मिलना चाहता था। तो क्या जानकारी है आपके पास सुंदरगढ़ के किले के बारे में? राहुल ने एक फ़ाइल को आगे बढ़ाते हुए कहा। सर, ये है हमारी जानकारी। फाइल के पन्ने पलटते हुए प्रोफेसर ने कहा, वेरी गुड, एक्सीलेंट काम आप लोगों का। सर, प्रोफेसर त्यागी ने आपके बारे में, आपके काम करने के तरीके के बारे में कल ही बहुत कुछ बताया था, इसलिए हमने कल रात में ही ये फाइल तैयार करी है। सर, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। आपके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि कैसे आपने चंद्रपुर के खंडहरों का रहस्य खोलकर सनसनी फैला दी थी। मुखर्जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। चंद्रपुर की बात और थी, पर वहाँ जाने से पहले मैं जानता था कि वहाँ भूत नहीं है। सुंदरगढ़ में मेरा मानना है कि वहाँ भूत है। तुम लोग कहीं भूत से तो नहीं डरते? विमल थोड़ा घबराया, पर राहुल ने संभालते हुए कहा, ना सर, हम किसी से नहीं डरते। पर क्या हम एक सवाल पूछ सकते हैं? हाँ पूछो। आपको क्या लगता है
कि यहाँ भूत है? हमारी सच तो कहती है कि यह किसी बड़े आपराधिक गिरोह का काम है। प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छे, तो कल से हम लोग अपने नजरिए, अपने पक्ष को सिद्ध करने वहाँ पर पहुँच जाएंगे। आप लोग कल शाम यहाँ आ जाइए और फिर हम अपनी शानदार सफारी, जिस पर हम करेंगे सवारी और करेंगे सफ़र सुंदरगढ़ तक का। विमल और राहुल बहुत अच्छे कहकर निकल जाते हैं और दूसरी शाम दोनों ठीक वक्त पर वहाँ पहुँच जाते हैं। प्रोफेसर पहले से तैयार उनका वेट कर रहे थे। फिर वे लोग निकल पड़ते हैं सुंदरगढ़ के किले का रहस्य सुलझाने। रास्ते भर वो लोग कयास लगाते रहे, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये भी हो सकता है। रात का सफ़र, ऊपर से घने जंगल में पसरा हुआ सन्नाटा किसी भी कमज़ोर दिल आदमी की जान लेने के लिए काफ़ी है। प्रोफेसर को तो ऐसे सन्नाटों का अनुभव था, पर राहुल और विमल नए थे। कई मोड़ों पर उन दोनों ने अपने आप को धीरज बंधाया कि डर के आगे जीत होती है। सुबह सुंदरगढ़ पहुंचकर उन्होंने वहां की पुलिस से परमिशन के साथ कुछ जानकारियां लीं। पुलिस ऑफिसर ने उन्हें इस शर्त पर मंजूरी दी कि आप जो भी करेंगे सिर्फ रात के वक्त करेंगे, दिन के वक्त वहां नागरिकों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। परमिशन लेटर लेकर वे किले की तरफ चल पड़े और उस दौरान उन लोगों ने आते जाते राहगीरों से भी किले के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे, पर कोई भी खास जानकारी नहीं मिली। सभी लोग डरे हुए थे और मुंह खोलने को तैयार ही नहीं थे। वो लोग किले से थोड़ी दूरी पर बने एक छोटे से होटल में रुक गए और तैयार होकर बीच बीच में बहानों के जरिए होटल के लोगों से ही जानकारियां इकट्ठी करने लगे। पूछताछ में ही मैनेजर ने प्रोफेसर को बताया कि इन सब चीज़ों की वजह से किस तरह उनका होटल बर्बाद हो गया है। ना तो इस जगह पर पहले पर्यटक ज़्यादा आते थे, लेकिन अब तो यहाँ पर लोग आना पसंद ही नहीं करते। प्रोफेसर ने कहा, मैनेजर साहब, किला तो बहुत पुराना है, इतने दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक था, फिर कुछ महीनों में ऐसा क्या हो गया कि लोग मरने लगे, इतनी दहशत फैल गई। मैनेजर ने बहाने बनाकर उनके सवाल को टाल दिया और तभी विमल ने प्रोफेसर को सुझाया, सर दिन में कुछ काम नहीं कर सकते, पर ज़रा नज़दीक से देख तो सकते हैं। राहुल ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सर उसका कुछ फ़ायदा हमें रात के वक्त काम करने में मिल सकता है। प्रोफेसर ने अपना कोट पहना और सिगरेट जलाते हुए बोले, यू आर राइट, चलो देखते हैं। दोपहर के सन्नाटे में किले के खंडरों से गुजरती हवा की साय साय के अतिरिक्त उन्हें किसी परिंदे के उड़ने की आहट भी ना मिली। कुछ दीवारों के गिर जाने के बावजूद भी वो किला आज भी बहुत खूबसूरत दिख रहा था। आसपास फैली छोटी छोटी पहाड़ियाँ, उतरता हुआ सा छोटा सा झरना और झरने के किनारे पर खड़े हरे भरे पेड़ उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। राहुल ने विमल से कहा, होटल वाला सच बोल रहा था, इसकी सुंदरता ज़रूर पर्यटकों को खींच लाती होगी। हाँ यार, वो देख, दीवारों पर उकेरी हुई परियों की तस्वीर कितनी अच्छी लग रही हैं। लगता है जैसे बाहें फैलाए वो लोगों को अपने पास बुला रही हैं। प्रोफेसर ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, मगर सोचने वाली बात यह है कि इतनी खूबसूरत जगह इतनी खतरनाक और भयानक कैसे हो गई। इस सुंदरता को कुरूप करने की कोशिश करने वाला शैतान है कौन? हमें जानना है कि इसके पीछे कौन है और वो क्यों कर रहा है ऐसा। यस सर, लेकिन ये सब तो हमें आज रात छानबीन करने के बाद ही पता चल सकता है। प्रोफेसर ने चश्मा पोंछते हुए कहा, हाँ चलो, मुझे भी इस किले का इतिहास थोड़ा और खंगालना है। होटल लौटते वक्त भी उन्होंने अपनी खोजबीन जारी रखी और आते जाते लोगों से सवाल पूछते रहे। और तभी अचानक उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखी। उन्होंने उससे भी किले के बारे में पूछा। बुढ़िया पहले तो चुप रही और फिर गुस्से में बोली, आ गए तुम भी लालच में किले का खजाना लूटने, लेकिन मारे जाओगे। तुमसे पहले भी आए थे लोग, लेकिन मारे गए। तुम लोगों की लालच नहीं, उस शैतान को जगा कर इस किले को वीरान कर दिया है। बुढ़िया का रुख बड़ा ही आक्रामक था और उसके शब्दों में जितना दुख था उतना डर भी था, जिससे वो तीनों ही स्तब्ध हो गए थे। कुछ और पूछने के लिए जब तक वो लोग जागे तब तक बुढ़िया न जाने कहाँ खो गई थी। बुढ़िया का चेहरा आंखों में और उसकी बातों की सोच में डूबे हुए वे लोग होटल में पहुंचे। प्रोफेसर के साथ विमल और राहुल ने मिलकर बुढ़िया के कहे एक एक शब्द को कई कई बार परखा और पाया कि कहानी किसी खजाने से जुड़ी है और लोग उस खजाने की खोज में ही मारे जा रहे हैं। वे कुत्ती सुलझाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वहाँ वेटर आता है और पानी रखकर पूछता है,
साहब और कुछ लाऊं? प्रोफेसर ने थैंक्स बोलते हुए नहीं में सर हिलाया और अचानक राहुल ने वेटर को रोका और अपने पास बुलाया और कहा, जब से हम आए हैं देख रहे हैं तुम जब भी कमरे में आते हो तो जाते वक्त बड़े रुके हुए कदमों से जाते हो, जैसे हमसे कुछ कहना चाहते हो। प्रोफेसर ने खड़े होते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो नहीं, हमें बताओ क्या नाम है तुम्हारा? वेटर ने डरते हुए कहा, सर मेरा नाम सोमेश है और मुझे यहाँ पर सैम कहते हैं। साहब मैं जानता हूँ कि आप लोग किले में छिपे खजाने की तलाश में आए हो। आपसे पहले कुछ लोग आए थे पर वो यहाँ से जा नहीं सके, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी यहाँ से चले जाइए। वो खजाना किसी को नहीं मिलने वाला। बात करते करते उसकी आवाज़ थरथराने लगी, लगभग रोने सा लगा वो। प्रोफेसर ने उसे संभालते हुए कहा, घबराओ मत, हमें बताओ तुम क्या जानते हो। हम किसी खजाने की खोज में यहाँ पर नहीं आए हैं। हमारा मकसद है मारे गए लोगों को इंसाफ दिलाना, इस शहर के लोगों को डर से मुक्त करना। साहब यही तो उन लोगों ने भी कहा था जो पैसों का लालच देकर मेरे दोस्त को गाइड बनाकर उस किले में लेकर गए और आज तक नहीं लौटे। पर मैंने लाश देखी है, अपने दोस्त की लाश। सारा गांव कांप गया था उसे देखकर, इतनी भयानक हालत थी। उसकी मौत कितनी भयानक हुई होगी ये बाहर आ चुकी उसकी आंखें बता रही थी। वो हाफते हुए बैठ गया और कहने लगा, साहब आप लोगों का इरादा नेक है और अगर आप जाना ही चाहते हो तो मैं कहूँगा कि यहाँ से थोड़ी दूर गांव में रहने वाली जोगन माई से एक बार ज़रूर मिलना। वो इस काम में आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। मैं आप लोगों को इतनी मदद ज़रूर कर सकता हूँ कि आप लोगों को उनके पास ले जा सकता हूँ। विमल ने पानी का गिलास वेटर के हाथ में देते हुए कहा, उफ ये अफवाहें। पानी पी चुके वेटर ने पसीना पोंछते हुए कहा, साहब आप हंसते हैं क्योंकि अभी तक आपने केवल डर के बारे में सुना है। डर क्या होता है कभी जाना नहीं है। तभी बात करते हुए राहुल ने कहा, तुम हमें डरा रहे हो? वेटर ने रुकते हुए कहा, नहीं मैं समझा रहा हूँ। तभी प्रोफेसर ने दोनों को रोकते हुए कहा, ओके कल सुबह तुम चले आना, हम तुम्हारे साथ चलेंगे तुम्हारी जोगन माई के पास उनसे मिलने। वेटर ठीक है बोलकर चला गया। तब विमल और राहुल एक साथ बोल पड़े, क्या सर आप भी इन अंधविश्वास के पचड़े में पड़ रहे हैं? तुम्हारे नज़रिए और मेरे नज़रिए, हम दोनों के नज़रियों में उस जोगन माई से मिलना ठीक ही रहेगा। वैसे भी मेरा स्टाइल रहा है कोई काम शुरू करने से पहले उस काम के बारे में सही और गलत दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। सो होते ही सैम के साथ प्रोफेसर विमल और राहुल जोगन माई से मिलने के लिए निकल पड़े। गांव पास था तो वो लोग जल्दी ही वहां पहुंच गए। छोटे से उस गांव में घास फूस की झोपड़ियों के बीच बनी जोगन माई की कुटिया ढूंढने में उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगी। कुटिया के सामने भीड़ लगी हुई थी। कई आदमी और औरतें इलाज के लिए वहीं बैठे थे। प्रोफेसर राहुल और विमल गाड़ी के पास ही खड़े रहे और सोमू कुटिया में जोगन माई के पास गया। उनके पैर छूकर उसने दूसरी भाषा में कुछ कहा। जोगन माई ने हंसते हुए प्रोफेसर को कुटिया के अंदर आने का इशारा करा। चुगन वाला कपड़ा, झुकी हुई कमर, हाथों में टेढ़ी मेढ़ी लाठी और लाठी को छूती हुई गले से लटकती सैकड़ों मालाएं, खुले हुए चमकते सफ़ेद बाल, झुर्रीदार चेहरा, भभूस से भरा माथा और धसी हुई बड़ी बड़ी आंखें। एक कुटिल मुस्कान जो लोगों को संशय में डाल देती थी। बातों बातों पर जब वो हंसती थी तो उसकी कर्कश हंसी लोगों के दिलों को दहला देती थी। वो तीनों को अपने पूजा वाले कमरे में लेकर गई। उसने कुछ मंत्र पढ़े और जलती हुई धुनी में कुछ डाला। उसके बाद उसने अजीब तरह से सर घुमाते हुए कहा, प्रोफेसर अरविंद मुखर्जी, तुम यहाँ खुद नहीं आए हो बल्कि ईश्वर का विधान तुम्हें खींच लाया है। तुम्हारे ही हाथों होगी उस दुष्ट की मुक्ति, उसकी गिरफ्त में तड़प रही राजकुमारी चंद्रप्रभा की आत्मा की मुक्ति, क्योंकि तुम ही हो मणिभद्र के पुनर्जन्म। जोगन माई से अपना पूरा नाम सुनकर प्रोफेसर चौंक गए, किंतु उसकी दूसरी बातों पर भड़कते हुए वो बोले, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने समझा था तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पर तुम्हारे पास सिवाय ढकोसलों के कुछ भी नहीं है। जोगन माई ने कहा, रुको, बकवास नहीं मेरी बातें। पढ़े लिखे होने का गुरु है ना तुम्हें, तो पढ़ो इस भोजपत्र पर लिखी हुई बातें। पढ़ सकते हो लिपि को? प्रोफेसर ने झटके से भोजपत्र अपने हाथ में ले लिया और देखने लगे।
विमल और राहुल को तो कुछ समझ में नहीं आया, पर प्रोफेसर मुखर्जी उस पत्र को पढ़ सकते थे, क्योंकि बहुत साल पहले राजस्थान के किले की खुदाई में मिले हुए शिलालेख की लिपि से वो काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती थी। प्रोफेसर चौंक गए। उन्होंने कहा, ओह माय गॉड, इसमें तो किले का पूरा इतिहास लिखा हुआ है, मगर 300 साल पहले लिखे हुए दस्तावेज तुम्हारे पास कैसे? उसने एक भयानक हंसी में हंसते हुए कहा, डरो मत, मैं भी एक इंसान ही हूँ। ये भोजपत्र मुझे मेरे गुरु ने दिया था और उन्हें उनकी गुरु ने। पिछले 300 सालों से हमने इसे सहेज कर अपने पास रखा है, क्योंकि हम जानते थे एक दिन तुम यहाँ ज़रूर आओगे। तुम्हारे ही हाथों अंत होना उस शैतान का। प्रोफेसर अब कुछ घबराए हुए थे, पर उन्होंने भोजपत्र को पढ़ना शुरू करा। विमल और राहुल हैरत भरी निगाहों से उन्हें देख रहे थे। आज से लगभग 300 साल पहले यह शहर सुंदरगढ़, इसे राजा भूपाल सिंह ने बसाया था और यह किला भी उन्होंने ही बनवाया था। वो इस किले में रहते थे। बहुत अच्छे राजा थे। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था राजकुमारी चंद्रप्रभा। वो उनकी इकलौती संतान थी। राजा उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी कोई बात कभी नहीं टालते थे। राजा को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो अपनी पुत्री चंद्रप्रभा का विवाह जल्द से जल्द कर देना चाहते थे। एक दिन इन्हीं चिंताओं में खोए हुए जब वे बैठे थे, तभी अचानक चंद्रप्रभा वहाँ पर आई और उसने महामंत्री मणिभद्र के बेटे वीर चंद्रसेन से अपने प्रेम की बात अपने पिता को बताई। राजा बहुत खुश हुए और महामंत्री उनके विश्वास पात्र थे और वो चंद्रसेन को भी बहुत पसंद करते थे, इसीलिए वो विवाह के लिए तुरंत ही राज़ी हो गए। उन्होंने शीघ्र ही दरबार में जाकर ऐलान करा। ये बात सेनापति काली सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो भी राजकुमारी चंद्रप्रभा से प्रेम करता था और सेनापति होने के नाते राज्य का उत्तराधिकारी भी अपने आप को समझने लगा था। चंद्रप्रभा और चंद्रसेन की विवाह के बारे में सुनकर वो आग बबूला हो गया। एक पल में उसके सपने टूटने लगे थे। वो राजा के पास गया और उसने अपने मन की बात राजा से कही। उसने चंद्रसेन के बारे में भी बहुत कुछ बुरा भला कहा, जिससे राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे उसके दायरे में रहने के लिए कहा। काली सिंह वहाँ से चुपचाप लौट आया और वो गुप्त रूप से एक षड्यंत्र रचने लगा। उसने प्रतिज्ञा ली कि विवाह की तिथि के पूर्व ही वो चंद्रसेन और राजा भूपाल सिंह की हत्या कर देगा और राजकुमारी से विवाह कर लेगा और सुंदरगढ़ का राजा बन जाएगा। उसने कानों कान किसी को खबर नहीं लगने दी और अपने कुछ विश्वास पात्रों की मदद से सारी तैयारियां पूरी कर ली। विवाह से ठीक एक दिन पहले उसने चंद्रसेन को मार दिया और साथ ही राजा भूपाल सिंह की भी हत्या कर दी। राजकुमारी को उसने बंदी बना लिया और फिर विवाह करने के लिए मजबूर कर दिया। साथ ही प्रजा में उनसे झूठ बुलवाया कि उनके पिता की मृत्यु हृदयाघात से हुई है। इन घटनाओं से दुखी होकर राजकुमारी ने किले से कूदकर आत्महत्या कर ली। चंद्रप्रभा की मृत्यु से काली सिंह पागल सा हो गया। महामंत्री मणिभद्र उस दौरान किसी काम से राज्य के बाहर गए थे। गुरुवरों ने जब उसे सारा हाल बताया तो उसने सबका बदला लेने की ठानी। अपने इकलौते पुत्र राजकुमारी और प्रिय महाराज की मृत्यु ने उसे बहुत तोड़ दिया था। फिर भी उसने कुछ शक्ति इकट्ठा कर ली और काली सिंह पर हमला करने की कोशिश करी, मगर वो असफल रहा और उसके बचे कुछ साथी भी मारे गए। जान बचाकर वो किसी तरह काली सिंह की गिरफ्त से भाग निकला और अब वो असहाय हो गया था। नाउम्मीद होकर उसने आत्महत्या की कोशिश करने की सोची, पर तभी उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। उसने अपनी व्यथा उसे बताई। तांत्रिक ने उसे अपना शिष्य बनाकर न सिर्फ उसे काली सिंह के सैनिकों से बचाया, बल्कि उसे तंत्र साधनाओं से शक्तियां भी दिलाई। पुत्र शोक में जल रहे मणिभद्र ने जल्द ही तांत्रिक शक्तियों के बल से काली सिंह के सुव्यवस्थित हो चुके राज्य और जीवन में कोहराम मचा दिया। अब काली सिंह के लिए उसे मारना आसान नहीं था, इसीलिए उसने भी एक सिद्ध अघोरी की शरण ली। अघोरी को शक्तिशाली बनने का नशा था। उसने अनेक दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, किंतु उसका बूढ़ा जर्जर शरीर अब उसका साथ छोड़ने लगा था। वो फिर से जवान होने के लिए एक विशेष यक्षिणी की साधना कर रहा था, जिसके लिए उसे एक नर बलि की आवश्यकता थी और संयोग से उसे काली सिंह मिल गया। उसने काली सिंह को आश्वासन दिया कि वो मणिभद्र से उसकी रक्षा करेगा और उसे चमत्कारिक शक्तियाँ भी देगा। काली सिंह को अघोरी डूबते का सहारा बनकर मिल गया था, इसीलिए काली सिंह को कभी उस पर शक नहीं हुआ।
वो उसका शिष्य बनकर साधना करने लगा और तभी एक दिन नशे में डूबे अघोरी ने उसे अपनी उपलब्धियों की गाथा सुनाते हुए उसे एक तिलिस्मी आईना दिखाया और उसके बारे में बताया कि इसके सामने ध्यान में बैठकर ठीक सामने बनने वाली परछाई में उतरकर व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, क्योंकि परछाई को कोई पकड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता, मार नहीं सकता, इसीलिए वो व्यक्ति अजय हो जाएगा। ये सब बताकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फिर अचानक रुक कर उसने कहा, इसमें कुछ खतरे भी हैं, वो मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। आईने के रूप में काली सिंह को अपने सपने पूरे करने की चाबी मिल गई थी और उसे हासिल करने के लिए उसने उसी रात नशे में धुत अघोरी की हत्या कर दी और वो तिलिस्मी आईना लेकर वो सुंदरगढ़ भाग गया। रास्ते में उसे उसके कुछ गुप्तचर मिले और उन्होंने पूछा, महाराज आप कहाँ चले गए थे? हम आपको ये सूचना देने के लिए ढूंढ रहे थे कि आप सुंदरगढ़ मत जाइए, वहाँ महामंत्री ने अपना शासन स्थापित कर लिया है। मूर्खों, तुम क्या कर रहे थे? महाराज हमारे सिपाही लड़ते रहे पर सेना के पुराने सिपाहियों ने विद्रोह कर उसका साथ दिया और हम। काली सिंह जोर से हंसा और बोला, अब तुम लोग देखो मेरा कमाल, कैसे मैं अकेले मणिभद्र और उसकी सेना का इलाज करता हूँ। उस रात वो किले में घुसा और अपने महल में जाकर आईने का प्रयोग करा। उसने अपने एक खास सिपाही से कहा, जब तक मैं पूजा से ना उठ जाऊं तुम इस आईने की और मेरी रक्षा करोगे। साथ ही ये भी ध्यान देना कि किसी गलती से मेरे और आईने के बीच कोई ना आ सके। सिपाही ने पूरी सुरक्षा करी और काली सिंह काली परछाई बनकर रात के अंधेरे में सिपाहियों को मारने लगा। जल्दी इसका पता मणिभद्र को चल गया। वो सिपाहियों के साथ सीधा काली सिंह के कमरे में पहुंचा। काली सिंह के मुट्ठी भर लोग मणिभद्र का सामना ना कर सके और मणिभद्र ने पूजा में बैठे काली सिंह की पीठ में खंजर घोंप दिया। काली परछाई बना काली सिंह चीख मारते हुए उठा और वो तुरंत वहां प्रकट हुआ और उसने कुछ समझे जाने बिना ही मणिभद्र और सिपाहियों को मार डाला। जब उसका क्रोध शांत हुआ तो देखा कि उसका शरीर मृत हो गया है और अब वो सदा के लिए सिर्फ परछाई बन गया था। वो रो पड़ा कि वो क्या करे। तब अघोरी की आत्मा ने आकर कहा, अब तुम सदियों तक ऐसे ही रहोगे, ना जिंदा ना मुर्दा, बस एक परछाई। रोते हुए काली सिंह ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। अघोरी ने हंसते हुए कहा, ये श्राप नहीं, तेरे कर्मों का फल है। फिर भी तू सुन, तुझे मुक्ति तब मिलेगी जब मणिभद्र फिर से आकर अपना तिलिस्मी खंजर तेरी पीठ से निकाल कर ये शीशा तोड़ देगा। काली सिंह ने रोते हुए पूछा, ये कैसे संभव है? उसे तो मैंने मार डाला। पुनर्जन्म का इंतजार कर। ऐसा बोलते हुए वो अघोरी गायब हो गया। भोजपत्र मोड़कर जेब में रखते हुए प्रोफेसर ने एक लंबी सांस ली और फिर सिगार जलाते हुए जोगन माई से बोले, तो तुम्हारे मुताबिक वो मणिभद्र मैं हूँ, पर मुझे तो कुछ याद नहीं, बल्कि ये तो मुझे एक हॉरर स्टोरी सी लग रही है। जोगन माई ने एक बड़े टीस में कहा, उसका वक्त भी आएगा, सब याद आ जाएगा। कहकर वो बेहोश हो गई और आश्रम के लोगों ने उसे संभाला। होश में आकर उसने कहा, मेरा यहीं तक काम था, अब आप लोग जा सकते हैं, ईश्वर आपकी रक्षा करे। रास्ते में प्रोफेसर से विमल और राहुल ने पूछा, सर वो खजाना? प्रोफेसर ने कहा, पुराना किला है, कुछ ना कुछ खजाना होगा ही, बस पड़ गए होंगे लोग उसी चक्कर में। चलो होटल पहुंचकर कुछ तैयारी करते हैं, आज रात ही किले में जाएंगे। और होटल आकर वो लोग तैयारी में लग गए और रात के समय वो किले के द्वार पर पहुंच गए। प्रोफेसर ने सिगार जलाया और विमल और राहुल से कहा, यदि तुम लोग अब भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। दोनों ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, अब तो हम बिना रहस्य जाने यहाँ से नहीं जाएंगे। किले के भीतर पैर रखते ही उनका सामना एक सांप से हुआ जो दिखा और चुपचाप गायब हो गया। उन लोगों ने अपनी टॉर्च को संभाला। विमल ने कहा, भूत प्रेत तो बाद में कुछ करते होंगे, शायद ये सांप बिच्छू पहले ही लोगों को काम तमाम करते होंगे। राहुल हंस पड़ा और तब प्रोफेसर ने उसे शांत रहने का इशारा करा। उन्हें बहुत सी आवाज़ें एक साथ सुनाई पड़ रही थी। जैसे जैसे वे लोग किले के अंदर जा रहे थे, आवाज़ें, आहटें और स्पष्ट ज़्यादा भयानक होती जा रही थी। ना चाहते हुए भी उनके कदम कांपने लगे थे, होठ सूखने लगे और अनजान ठोकरों से कलेजा मुंह तक आ जाता। वे खुद को संभाल कर किसी तरह आगे बढ़ते रहे और कभी बिल्लियों का रोना, कभी कुत्तों का रोना
और कभी हजारों चमगादड़ों का उड़ते दिखना, फिर गायब हो जाना। कभी कभी तो दीवार पर बनी आकृतियां उभर कर भयानक रूप में सामने आती। एक पल को चकाचौंध उजाला तो दूसरे पल में एकदम अंधेरा। ये सब ऐसे इशारे थे जिनसे लग रहा था कि मानो कोई उन्हें अंदर जाने से रोक रहा है, पर कुछ ऐसा भी है जो कि उन्हें अंदर बुला रहा है। अमावस की काली रात जैसे जैसे गहरा रही थी, वैसे वैसे किले में हलचलें बढ़ती जा रही थी। लगने लगा था जैसे शांत वीरान पड़ा सोया हुआ किला जाग रहा है। हवा की चाल और आवाज़ भी डरावनी होती जा रही थी। उनके हौसले जवाब दे रहे थे। प्रोफेसर का कुछ एक्सपीरियंस भी काम नहीं आ रहा था। कहीं कोई सबूत नहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर हो क्या रहा है। जब चीज़ें दिखती तो सच लगती और खोते ही सब कुछ भ्रम सा लगता। सब झेलते हुए अब वो किले के बीचों बीच पहुंच गए, जहां से किले की सुंदरता देखते बन रही थी। प्रोफेसर ने कहा, व्हाट अ ग्रेट व्यू। आज तक ऐसा वास्तु और मूर्तिकला का संयोग नहीं देखा। मानना पड़ेगा, उस युग की भवन निर्माण तकनीक को, पद्धति को जितनी वैज्ञानिक है उतनी आध्यात्मिक। राहुल ने कैमरा संभालते हुए कहा, आध्यात्मिक? हाँ, आध्यात्मिक मंदिरों, तालाबों का सही कोण, सही दिशा में होना, द्वारों और उपद्वारों की ऐसी बनावट जो कि बस सुंदर ही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण हो। बात करते करते प्रोफेसर ने दीवार पर बनी एक खूबसूरत आकृति को साफ कर उस पर लिखे हुए को पढ़ने की कोशिश करी। लिखावट की लिपि भोजपत्र की लिपि वाली ही थी, किंतु आगे का पत्थर चटक जाने की वजह से राजा भूपाल सिंह के अतिरिक्त कुछ और पढ़ने में ना सका। किले में और अंदर बढ़ने पर प्रोफेसर को एक चीख सुनाई पड़ी और ऐसा लगा मानो कोई औरत किले के ऊपरी भाग से नीचे गिर पड़ी हो। वे लोग दौड़कर उधर आए पर वहां पर कुछ भी नहीं था। पर जब उन्होंने ऊपर देखा तो एक पत्थर उनके सर पर गिर पड़ा। वे बेहोश से हो गए और राहुल और विमल ने उन्हें पानी छिड़क कर जगाया, पर उनके होश में आते ही वे दोनों चौंक पड़े। वे न जाने कैसी बातें कर रहे थे। उनको धक्का देकर वो सीढ़ियों की तरफ भागे और राजकुमारी राजकुमारी कहते हुए एक पल में ऊपर के कमरे में पहुंच गए। उनमें इतनी शक्ति आ गई थी कि उन्होंने कमरे के बंद पड़े दरवाजे को एक झटके में गिरा दिया। जब राहुल और विमल वहां तो उन्होंने देखा कि वो रो रो कर किसी से बात कर रहे थे, बीच बीच में उसे धीरज बंधाते मानो कोई रो रहा हो। राहुल और विमल को एक साय के अतिरिक्त कुछ नहीं दिख रहा था। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद प्रोफेसर को अपना पिछला जन्म याद आ गया है और वो राजकुमारी चंद्रप्रभा की आत्मा से बात कर रहे हैं। फिर वो साया उन्हें एक दूसरे कमरे में ले गया। वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया और अंदर जाकर प्रोफेसर फर्श पकड़कर रोने लगे और कहने लगे, यहाँ मेरे पुत्र को मारा गया। चंद्रसेन, चंद्रसेन कहकर वो दहाड़ मारने लगे। और तभी राहुल और विमल को एक साया और नजर आया और वो समझ गए थे कि ये चंद्रसेन की आत्मा है। फिर अचानक ही प्रोफेसर को अपने इस जन्म और शरीर का भी ज्ञान हुआ और उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो। सदियों बाद ईश्वर ने मुझे मेरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए भेजा है। अब मैं उसे करके ही यहाँ से जाऊँगा। आज सबको मुक्ति मिलेगी और उस दुरात्मा का अंत होगा। प्रोफेसर उन आत्माओं के पीछे पीछे चलने लगे और एक लंबा गलियारा पार करके वो लोग एक कमरे के भीतर पहुँचे। वहाँ से आने के बाद वे एक तहखाने में उतरने लगे। ये बड़ा सकरा और भयानक रास्ता था। जगह जगह नरमुंड और कंकाल दिख रहे थे। बहुत से लोगों की चीखें और रोने की आवाज़ आ रही थी। विमल और राहुल भी सब अनसुना अनदेखा कर दिल थामे प्रोफेसर के पीछे चल रहे थे। तभी उन सायों ने रुक कर कहा, हम इससे आगे नहीं जा सकते। काली सिंह ने मंत्र शक्तियों से इस जगह को बांध रखा है। यहाँ उसकी आज्ञा के बिना कोई जिंदा या मुर्दा नहीं जा सकता। सामने की गुफा में वो तिलिस्मी आईना और उसके ठीक सामने पत्थर की मूर्त हो चुका उसका वो पुराना शरीर है। आपको पहले वो शीशा तोड़ना है और फिर वो मूर्त में गड़ा हुआ जादुई खंजर निकालना है जिससे आपने उसे मारा था। पर ये सब आसान नहीं है। आप एक सामान्य आदमी हैं और वो एक शक्तिशाली शैतान। हजारों आत्माएं उसकी गुलाम हैं जो आपका रास्ता रोकेंगी। आपकी जान भी जा सकती है। प्रोफेसर ने कहा, नहीं, विधाता ने भेजा है तो कुछ सोचकर ही भेजा होगा। फिर वो आगे बढ़ने लगे और उन पर हमले होने लगे। कभी तेज आंधियां उड़ाकर उन्हें गिरा देती तो कभी गुफा के पत्थर उन पर बरसने लगते।
कभी तेज आग की लपेटें उन्हें जलाने लगते, पर वे लहूलुहान किसी तरह उस कमरे तक पहुंच गए। प्रोफेसर के पहुंचते ही गुफा का द्वार खुल गया। सारे तूफान शांत हो गए। एक भयानक परछाई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। मणिभद्र, बहुत देर लगा दी। इंतजार मुझे भी था। आज हिसाब चुकाने आया हूं। मुझे वही पुराना सेनापति समझ रखा है। राजा हूं मैं इस अंधेरी दुनिया का। हजारों लोगों की बलि देकर मैंने शक्तियां प्राप्त करी हैं। बस तुम उस खंजर को निकाल दो और फिर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। भले ही सदियां बीत गई हैं और तू शक्तिशाली हो गया है, पर तू मूर्ख आज भी उतना ही है। काली सिंह ने अपना कहर बरपाना शुरू करा। उसने पटक पटक कर दीवारों से सर भिड़ा भिड़ाकर पहले राहुल और विमल को लगभग मार डाला। प्रोफेसर उन्हें बचाने की नाकाम कोशिश करते रहे, जिसमें वो भी जख्मी हो गए। वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वे हारे नहीं। हाथ पांव टूटने के बावजूद वे घसीट घसीट कर वे शीशे की ओर बढ़ते रहे और काली सिंह उन्हें रोकता रहा। उनसे कहता रहा, यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो पत्थर हो चुके मेरे शरीर से अपना खंजर निकाल दो। मैं तुम्हें और तुम दोनों लड़कों को भी जाने दूंगा। उसने प्रोफेसर को यह लालच भी दिया कि वो उसके बेटे और राजकुमारी की आत्माओं को भी अपनी कैद से मुक्ति दे देगा, पर प्रोफेसर ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि वो जान चुके थे कुछ भी हो ये मुझे मार नहीं सकता। अगर मैं मर गया तो उसकी आखिरी उम्मीद, अमर होने का सपना भी खत्म हो जाएगा। काली सिंह ने उन्हें कई यातनाएं दी और प्रोफेसर लगभग मरने की हालत में हो गए। काली सिंह भी डर गया, कहीं ये मर तो नहीं गया। पर तभी अचानक प्रोफेसर के शरीर में फिर से हरकत होने लगी और वो मंत्र पढ़ने लगे। ये वही मंत्र था जिसे पढ़कर सदियों पहले उन्होंने वो खंजर सिद्ध किया था, जिसकी गूंज से काली सिंह के कान फटने लगे, उसकी शक्तियाँ कम होने लगी। प्रोफेसर ने कहा, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है काली सिंह, पर आज तुझे मुक्ति दूंगा मैं। मणिभद्र, वो आईना मत तोड़ो, मुझे परछाई बनकर ही जिंदा रहने दो। मगर देखते ही देखते मणिभद्र ने वो शीशा तोड़ दिया जिसे सदियों संभाल कर काली सिंह ने रखा था, जिसकी वजह से वो मरकर भी जिंदा था। फिर उन्होंने उसके शरीर से वो खंजर निकाल दिया और काली सिंह और उसकी काली परछाई गायब हो गई। अपने आप किले में रोशनी फैल गई और रोशनी के रूप में मुक्त हुई गुलाम आत्माओं ने उनका धन्यवाद करा। सब कुछ शांत हो चुका था। वे तीनों देर तक एक दूसरे का मुंह देखते रहे, जैसे वे सब एक दूसरे से पूछ रहे हों ये सब क्या था। अगर सच था तो दुनिया को क्या और कैसे बताएंगे, और अगर झूठ था तो ये लहूलुहान शरीर और ये जख्म कहाँ से आए। तीनों किले से बाहर निकले। सोमू, पुलिस और शहर के लोग उन्हें जिंदा देखकर हैरान थे, क्योंकि वो देख चुके थे कि वहाँ जाने वाला कोई भी कभी जिंदा नहीं आया, बस उसकी लाश ही आई। उन लोगों ने हमेशा मीडिया को सच बताया, पर किसी ने उनका यकीन नहीं करा, और उस दिन के बाद उस किले का दरवाज़ा सदा के लिए और सबके लिए खोल दिया गया, और उसके बाद कभी भी कोई दुर्घटना नहीं हुई। पर वे तीनों आज भी अक्सर उस रात की घटनाओं को याद कर कर कांप उठते हैं। मेरे चाचा जी की उम्र इस साल लगभग 80 साल की हो गई है। वो अपने गांव में बहुत ही जाने माने डॉक्टर थे अपने समय के, और ये घटना उनके साथ घटी थी जो कि उन्होंने मुझे बताई थी। ये 1980 के आसपास का समय था और गर्मियों का मौसम चल रहा था, इसीलिए गर्मी अपने चरम पर थी और लोग उससे परेशान थे। मेरे चाचा जी को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए उन्होंने घर का मेन डोर खोल दिया था और खिड़की को भी खोल दिया था ताकि कुछ हवा अंदर आए। उस समय पर उनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था और ना ही उस समय पर उससे कोई चलने वाले उपकरण थे, तो उसी समय पर लोग जल्दी ही बिस्तर पर सोने के लिए रात में चले आया करते थे। मेरे चाचा जी ने जब घड़ी की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि बस आधी रात होने ही वाली थी, और उन्होंने अपने सिर को थोड़ा एडजस्ट करा और उसके बाद वो जो किताब पढ़ रहे थे उन्होंने उसे वापस रख दिया और सोचा कि अब मुझे भी सोने जाना चाहिए। अब वो बिस्तर से उठे और वो दरवाज़ा बंद करने जा ही रहे थे कि उन्हें अपने मेन डोर पर किसी की दस्तक सुनाई दी।
उन्हें लगा कि शायद कोई बीमार होगा या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मदद की जरूरत होगी, क्योंकि अक्सर इस समय पर ऐसे ही लोग उनके घर पर आते थे। तो वो जल्दी से उठे और वापस दरवाजा खोलने के लिए बढ़े। उन्होंने जब दरवाजा खोला तो पाया कि उनके सामने उनकी ही उम्र का लगभग एक आदमी खड़ा हुआ था और वो उसका चेहरा ध्यान से देख नहीं पा रहे थे क्योंकि अंधेरा था। कम रोशनी के कारण वो पहचान तो नहीं पाए उसको, पर उन्होंने सोचा कि वो दोनों जरूर एक ही गांव के हैं और वो व्यक्ति उनसे मदद मांगने के लिए आया है। वो शायद उसे पहले कहीं मिले नहीं होंगे। अपने काम की आदत की वजह से उनका ज्यादा ध्यान लोगों की तरफ नहीं बल्कि उनकी जख्म या फिर उनकी बीमारी की तरफ जाता था। उस आदमी ने अपना हाथ ऊपर को कर दिया और मेरे चाचा जी ने फिर अपने हाथ में जो लैंप ले रखा था वो उसके जख्म के करीब लेकर गए देखने के लिए। और जब उन्होंने उसका जख्म देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसके हाथ पे जो कट का निशान था वो काफी गहरा था और वो एक त्रिकोणाकार शेप में कटा हुआ था, यानी कि एक ट्रायंगल शेप में। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उस जगह की खाल को जबरदस्ती निकाल दिया हो, क्योंकि उसके अंदर वो हड्डी तक को देख पा रहे थे। काफी सारा खून और मांस उस व्यक्ति का गिर गया था। पर अजीब बात यह थी कि उसके घाव से अब खून नहीं बह रहा था। मेरे चाचा भी अब परेशान हो गए कि क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये घाव शायद अब और बुरा हो जाएगा। तो उन्होंने उस व्यक्ति से इतना कहा कि वो उसे फर्स्ट एड देने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। जब उस आदमी ने ये बात सुनी कि उसे शहर में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तब उसके चेहरे के हाव भाव थोड़े से कुछ बदले हुए से प्रतीत हुए, मानो वो वहां से दूर ना जाना चाहता हो। मेरे चाचा जी ने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ज्यादातर गांव वाले ऐसे ही थे जो अपने घाव या फिर बीमारियों की ज्यादा परवाह नहीं करते थे और चाहते थे कि उनके सारे रोग यहीं पर ठीक हो जाएं। उन्होंने बस अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और उसके बाद अंदर चले गए अपना फर्स्ट एड किट लेने के लिए। उन्होंने अल्कोहल की मदद से उसके जख्म को डिसइंफेक्ट करा और उसके बाद जब वो उसके जख्म को देखने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें लगा कि मानो वो व्यक्ति अपना हाथ झटक रहा हो, जैसे उसे दर्द का डर हो। उन्होंने उसे थोड़ा सा समझाया और उसके बाद उसके जख्म को सही से साफ कर उसमें टाके लगाने के बारे में सोचा। उन्होंने टाके लगाने वाली सुई को गर्म करा और उन्हें डिसइंफेक्ट करा और उसके बाद उसके जख्म को टाके लगाना शुरू कर दिया। पर जो अब अगली चीज हुई, इससे वो भी हैरान रह गए। जब वो सुई को उसकी त्वचा के करीब ले जा रहे थे तो वो डर रहे थे कि शायद वो आदमी भी डर के मारे चिल्ला देगा। पर जो अजीब चीज उन्होंने देखी वो ये कि जब वो उसकी त्वचा को सिलने लगे उस समय भी उस आदमी के चेहरे के भाव बदले ही नहीं, मानो उसे दर्द का पता ही ना लग रहा हो। उसके मुंह से दर्द के नाम पर एक शब्द भी नहीं निकला। मेरे चाचा जी ने थोड़े सांस ली और अपने दिमाग में ही सोचा और ये सोचने लगे कि ये बंदा वाकई में कितना मजबूत यानी कि कितना शक्तिशाली है कि उसे अपना दर्द महसूस भी नहीं हो रहा है। उस समय पर जाकर उन्होंने अब उस आदमी का चेहरा थोड़ा ध्यान से देखा था। उन्हें उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो बहुत कमजोर हो और उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी लाश का लगता हो। पर उन्होंने इस ख्याल को ये सोच के टाल दिया कि उस व्यक्ति का काफी सारा खून उसके घाव से निकल चुका है, जिस कारण हो सकता है कि वो उससे ज्यादा कमजोर प्रतीत हो रहा हो। उसको टाके लगाने में लगभग आधा घंटा बीत चुका था। उनके हिसाब से ये काम उस समय के लिए लगभग खत्म होने ही वाला था। मेरे चाचा बताते हैं कि उन्हें अच्छे से याद है कि उन्होंने 8 टाके लगा दिए थे और उन्हें 2 टाके और लगाने बाकी थे। उसके बाद वो धागे को काटने वाले थे, लेकिन तभी वो आदमी एकदम से ऊपर आसमान की ओर देखने लगा और ऐसे करने लगा मानो उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा हो। उसने उस सुई को फौरन खींचा और उसके बाद ऐसा लगने लगा कि वो बस कहीं जाने की जल्दी में हो।
मेरे चाचा भी ये देखकर हैरान रह गए और वो उसको घूरते रहने के अलावा और कुछ ना बोल सके। उन्होंने देखा कि वो सुई अब भी उसकी खाल में फंस गई थी और वो धागा भी उसी से लटक रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, वो आदमी एकदम से खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा, बहुत देर हो गई, बहुत देर। इसके बाद वो एकदम से वहां से भागा। मेरे चाचा के मन में एक ही समय पर हैरानी और डर दोनों ही भाव पैदा हो गए। वो उसके लिए परेशान थे और इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे दौड़े। और जैसे ही वो दौड़कर अपने दरवाजे तक गए तो उन्होंने देखा कि वो आदमी वहां से गायब हो गया था, बिल्कुल ऐसे कि वो वहां पर कभी था ही नहीं। मेरे चाचा जी ने काफी लंबे समय तक इस बारे में सोचा, पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। वो बस कंफ्यूज से थे। उन्हें बस लग रहा था कि शायद वो कहीं किसी आत्मा से तो नहीं मुलाकात कर लिए। यही सोचकर वो अपने घर के अंदर आ गए और वो उस लैंप को बुझाकर वापस से सोने के लिए जाने ही वाले थे कि उन्हें एक बार फिर से अपने दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। इस बार जो आदमी आया था वो उनकी एक जान पहचान का ही था और वो एक छोटा सा लक्कड़हारा था जो कि पड़ोसी गांव में रहता था। उन्हें पता लगा कि उसकी वाइफ को लेबर पेन हो रहा है और इसीलिए वो उन्हें बुलाने आया था। इसीलिए वो उसके साथ फौरन ही वहां से निकल दिए। उन्हें लगभग 20 मिनट का समय लगा दूसरे गांव में पहुंचने के लिए, क्योंकि वो ज्यादा दूर नहीं था। और जब वो उस आदमी के घर पर पहुंचने ही वाले थे तो उन्हें दरवाजे के पास आते ही एक बच्चे की किलकारी मारने की आवाज सुनाई दी। जब उन दोनों ने इस आवाज को सुना तो वो दोनों ही काफी ज्यादा शांत हो गए, क्योंकि वो भागकर इसीलिए वहां पर आ रहे थे। जब वो घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस लक्कड़हारे की बीवी और उसका नवजात लड़का वहां पर लेटे हुए थे। अब इसके बाद मेरे चाचा जी ने वो सब काम करे जो कि बच्चे के जन्म लेने के बाद करा जाता है, और उसके बाद उसकी मम्मी का जख्म भी ठीक करा। पर जिस वक्त वो बच्चे को डिसइंफेक्ट करने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। उन्होंने देखा कि उस छोटे से बच्चे के हाथ पर एक लाल कलर का बर्थ मार्क है। उसमें उन्हें एक लाल रंग का धागा सा दिख रहा था और ऐसी कुछ लाइंस थी जैसे कि उस घाव में थी जो कि उन्होंने कुछ ही देर पहले उस आदमी का सिला था। सबसे अजीब बात यह थी कि उसमें जो आखिरी निशान था वो बिल्कुल उसी धागे की तरह था जो कि उस आदमी की खाल में उलझा हुआ रह गया था। मेरे चाचा इस चीज को देखकर एकदम हैरान रह गए और सोचने लगे कि उन्होंने आखिर क्या चीज देखी है। और तब उन्हें समझ में आया कि उस बच्चे के साथ आखिर क्या हुआ था, और उन्हें यह भी समझ में आ गया कि वो आदमी इतनी जल्दी में क्यों था। जल्दी में क्योंकि उसे पता था कि वो अपना पुनर्जन्म गवा सकता है। मेरे चाचा जी ने ऐसी कई सारी कहानियां सुनी थी, पर पहली बार वो ऐसा कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। इसके बाद से वो उस आदमी से अपनी जान पहचान को अच्छा खासा बढ़ा लिए। भले ही वो एक गांव में नहीं रहते थे, पर वो अक्सर उनसे मिलने के लिए जाते थे और वो उससे बेहद प्यार भी करते थे। काफी समय बाद जब मैं भी गांव में गया तब मैं भी उस व्यक्ति से मिला था जिसका नाम मोहन था। और मैंने भी जब उसके हाथ पर देखा तो देखा कि उसके हाथ में अब भी वो निशान बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। क्या लगता है आपको, क्या ये वाकई में एक पुनर्जन्म का किस्सा था या फिर बस एक कोइंसिडेंट? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा।